जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमने असेसर और के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग कोर्स जो है वो रखा है। जी ये मैंने म्यूट किया है सबको ताकि ये सेशन जो है वो हम कर सकें। सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये रिमोट असेसमेंट्स जो हैं वो इसके बारे में आज हमने ये सेशन रखा है, तो इसको हम इंशाल्लाह ताला इस तरह लेके चलेंगे कि तकरीबन ये 30 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद 30 मिनट जो है वो हम क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे। तो इस तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। एक चीज याद रखिएगा कि आप सब लोग जो हैं वो लैब से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है ये फोकस है असेसर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक लैब्स के लिए भी रखेंगे कि लैब्स ने कौन कौन सी प्रिपरेशंस करनी है टू कंडक्ट अ रिमोट असेसमेंट, ना टू परफॉर्म अ रिमोट असेसमेंट इंशाल्लाह ताला। ये जो प्रेजेंटेशन है ये जो हमारा प्रोसीजर है उसके ऊपर भी है, जो कि लैब्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ताकि असेसर्स को भी उस प्रोसीजर्स के बारे में नॉलेज आ जाए। इसमें इंशाल्लाह ताला हम सबसे पहले तो यह है कि रिमोट असेसमेंट्स का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि रिमोट असेसमेंट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उसके बाद फिर हम जो इंटरनेशनल हमारे फोरम्स हैं जिसमें आईएएफ है वो इसमें बहुत एक्टिव है, और आईएएफ में क्या पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस इसके लिए डेवलप की हैं वो हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे बीइंग एन असेसर याद रखिएगा कि जो एपेक है और आईलैक है, जो हमारा एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन है, और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन जो है वो आईएएफ को ही इसमें प्रेफर कर रहे हैं, वो आईएएफ को ही अलाउ कर रहे हैं इसके अंदर। देन फिर हम देखेंगे कि रिमोट असेसमेंट जो है उसका क्या है इसके अंदर। रिमोट असेसमेंट की बेसिक डेफिनेशंस होंगी, क्यों हम रिमोट असेसमेंट्स करते हैं, रिमोट असेसमेंट में क्या क्या हमने कवर करना है बीइंग एन असेसर, और रिमोट असेसमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे परफॉर्म करनी है। फिर रिमोट असेसमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म हो जाएंगी, उसके बाद जो है वो पोस्ट एक्टिविटीज में क्या है, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीएनएसी फ्रॉम असेसर्स क्या है, और इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जा सकती है। इंशाल्लाह ताला आज हम ये इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इसमें क्वेश्चन आंसर जो है वो भी इंशाल्लाह हम रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है वो आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं ताकि वो मैं बाद में देख सकूं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ये मुश्किल होगा कि हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। और क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो हम एंड पे रखेंगे। आप अपने क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें और क्वेश्चंस उसके बाद हमसे ये क्वेश्चन कर लेंगे। और ये जो मीटिंग है ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि बाद में कुछ लोग जो हैं, क्योंकि इसमें नॉमिनेशंस बहुत ज्यादा थी, तो हम ये इंशाल्लाह अपने जो वेबसाइट है उस पर लोड करेंगे, तो उसमें फिर ये है कि बाद में भी ये प्रेजेंटेशन जो है इंशाल्लाह ताला वो एक्सेसिबल होगी। असेसमेंट टेक्निक्स जो हैं, अगर हम 17011 जो एक्रेडिटेशन बॉडी है उसको अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले तो जिस ये असेसमेंट ऑन साइट असेसमेंट है जिससे हम सब फैमिलियर हैं। ऑन साइट असेसमेंट जो है वो हम सब फैमिलियर हैं और ये हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन अभी जो 2017 वर्जन आया है 17011 का जो 2017 वर्जन आया है वो भी बहुत सारी और डेफिनेशंस को भी उसने इसके अंदर रखा है। से फॉर एग्जांपल ये जो रिक्वायरमेंट है रिमोट असेसमेंट की, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट टाइम 17011 जो कि एक्रेडिटेशन बॉडी का स्टैंडर्ड है उसमें इन्होंने डिफाइन कर दिया था पहले ही 2017 में।
तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये उन्होंने किन वजूहात की बिना पर इस स्टैंडर्ड के अंदर ये रखा है। उसके बाद जो विटनेसिंग एक्टिविटी है, जैसे हम टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं, अगर सर्टिफिकेशन बॉडी हो तो हम उनके जो ऑडिटर्स हैं उनको ऑन साइड जाके विटनेस करते हैं, इस तरह हलाल जो है उनको ऑन साइड जाके विटनेस किया जाता है। तो ये विटनेस असेसमेंट भी एक टेक्निक है जो कि एक्रेडिटेशन बॉडीज यूज करती हैं। देन फिर डॉक्यूमेंट रिव्यू है, ये ऑन साइड भी हो सकता है, ऑफ साइड भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट रिव्यू जो है ये भी एक टेक्निक है जो कि एक्रेडिटेशन बॉडीज यूज करती हैं। देन फिर फाइल्स का रिव्यू है, जो हम ड्यूरिंग द असेसमेंट्स बहुत सारी फाइल्स को रिव्यू करते हैं, और ये फाइलें जो है हम ऑफ साइड भी रिव्यू करते हैं। जैसे जब कोई भी लैब हमें अप्लाई करती है तो जो वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजती है तो उनका रिव्यू हम करते हैं, जो कि डेस्कटॉप रिव्यू होता है, ये भी एक टेक्निक है। देन फिर मेजरमेंट ऑडिट्स, ये जो कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज होती हैं उनके लिए मेजरमेंट ऑडिट्स जो है वो भी एक टेक्निक है जो कि एक्रेडिटेशन बॉडीज यूज करती हैं, जहां पे प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग या कोई और कॉम्पिटेंस को एवेल्युएट करने के लिए आईएलसी या उनके प्रोग्राम्स ना हो तो कैलिब्रेशन लैब्स के लिए ये मेजरमेंट ऑडिट्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। देन फिर आपको पता है कि पीटी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजंस जो है ये एक असेसमेंट टेक्निक है टू मेजर द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेबोरेटरीज। देन फिर इसके बाद वैलिडेशन ऑडिट्स होते हैं। इसके बाद फिर अनअनाउंस्ड विजिट्स जो है वो भी 17011 में अब इसकी डेफिनेशन आ गई हुई है। तो अभी किसी भी एक्रेडिटेशन बॉडी ने अनअनाउंस्ड शुरू तो नहीं किए विजिट्स, लेकिन फ्यूचर में ये अनअनाउंस्ड विजिट भी स्टार्ट हो सकते हैं। अभी जो पाकिस्तान में हम हलाल सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि इसको जो है वो अनअनाउंस्ड विजिट्स को हम शामिल करें। ये वो डेफिनेशंस हैं जो कि 17011 के न्यू वर्जन में आई हैं। इनमें से बहुत सारी वो हैं, जैसे रिमोट है, अनअनाउंस्ड ऑडिट है, ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं था एक्रेडिटेशन बॉडी में। इसके बाद इंटरव्यू है, आपको पता है इंटरव्यू के थ्रू बहुत सारी जो नॉलेज है वो असेसर्स गेन करते हैं ड्यूरिंग दी असेसमेंट्स, तो ये भी एक टेक्निक है। देन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी डेफिनेशंस मैंने जो ली हैं वो 17011 से ली हैं। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसमें एक तो है असेसमेंट। असेसमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए एक्रेडिटेशन बॉडीज जो है वो कॉम्पिटेंस को चेक करती हैं लेबोरेटरीज के, जो कि डिफाइंड स्कोप होता है। तो वो मेथोडोलॉजी जो है उसको असेसमेंट्स कहते हैं। असेसमेंट्स में फिर असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट क्राइटेरिया, ये सारी चीजें जो है ये डिफाइन की जाती हैं, और एक एक्रेडिटेशन बॉडी जो है वो एक लेबोरेटरी की कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करने के लिए ये टेक्निक यूज करती है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं वो है रिमोट असेसमेंट। अगर हम रिमोट असेसमेंट की डेफिनेशन देखें तो रिमोट असेसमेंट जो है वो फिजिकल लोकेशन या विर्चुअल लोकेशन, जो क्लाउड्स के ऊपर ऑफिसेस आजकल बने हुए हैं, उनकी जो असेसमेंट्स है वो रिमोटली होती है। तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग लेबोरेटरीज वो भी ये क्लाउड्स के ऊपर जो है उन्होंने अपना सिस्टम शिफ्ट कर दिया हुआ है। वो ईआरपी सिस्टम्स हैं, टोटली पेपर फ्री एनवायरनमेंट्स हैं। उसमें सिर्फ ये ड्रॉबैक होते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो विटनेस नहीं हो सकती, लेकिन बाकी उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो वर्चुअली विटनेस हो सकता है। तो ये रिमोट असेसमेंट जो है वो दोनों तरीकों से हो सकती है। ये फिजिकल लोकेशन की असेसमेंट हो सकती है थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट जो टेक्निक्स आई हुई हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनके जरिए ये फिजिकल लोकेशन की भी हो सकती है। जैसे कैमरे के जरिए सर्वेलेंस आप कर सकते हैं, वीडियो सर्वेलेंसेस जो है वो वहां पे एक बंदा एग्जैक्टली उस वक्त परफॉर्म कर रहा होगा और आप अपने घर में बैठ के वीडियो सर्वेलेंस के जरिए उसको चेक कर रहे होंगे। लेकिन वर्चुअल साइट जो है उसके अंदर वो क्लाउड के ऊपर जो उनका डाटा पड़ा हुआ है लेबोरेटरीज का, सिर्फ आप वही असेस कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों जो है वो कॉम्बो बना के इसको हम कॉम्बिनेशंस के साथ चला सकते हैं। तो रिमोट असेसमेंट जो है ये प्योर एंड प्योर न्यू डेफिनेशन है 17011 की। वाई रिमोट असेसमेंट, हम रिमोट असेसमेंट क्यों करते हैं? रिमोट असेसमेंट जो है वो एनी टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए जो है वो स्टैंडर्ड्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है। जो न्यू वर्जन आया इसका, इसमें इसकी ये इसीलिए डाली गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारी लैब्स जो हैं वो चली गई हैं उसके ऊपर, क्लाउड सिस्टम्स के ऊपर चली गई हैं, उनका ईआरपी सिस्टम्स हो गए हैं। इसी वजह से अगर फिजिकली आपको ऑन साइट ना जा पाए तो स्टैंडर्ड ने इसके अंदर प्रोविजन रखी है कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रीजन है जिसके अंदर कोई खुदा न खास्ता सुनामी आ गया हुआ है या कोई
कोई फ्लडिंग है उसके अंदर और आप वहाँ पे ऑन साइट असेसमेंट्स एक्रेडिटेशन बॉडीज जो है वो नहीं परफॉर्म कर सकती, या कोई एनी टाइप ऑफ डिजास्टर है जिसको मैनेज करना है, तो उसके लिए जो है वो ये मैनेजमेंट रखी गई। प्लस आपको पता है ये जो कोविड-19 आजकल है, जिस पेंडेमिक में हम सब जो है वो इस वक्त उसकी असर में है, उसको मैनेज करने के लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट को रिमोट असेसमेंट जो है वो हमने करनी है। इसके अलावा रिमोट असेसमेंट जो है वो नहीं है उसके अंदर शामिल होती। बाकी इसमें जो अभी तक हमने रखा है स्कोप, तमाम एक्रेडिटेशन बॉडीज जो हैं उन्होंने जो इस वक्त स्कोप रखा है, वो स्कोप जो है वो प्री असेसमेंट, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट रिव्यू होते हैं, तो वो प्री असेसमेंट जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो सर्वेलेंसेस जितनी भी हैं वो हम रिमोटली कर सकते हैं। ट्रांजिशन असेसमेंट से आपको पता है कि न्यू वर्जन जो है वो आया, हमें नहीं पता ये पेंडेमिक कितना अरसा रहेगा और इस पेंडेमिक में हमने कितना अरसा गुजारना है, तो इसके लिए भी ट्रांजिशन असेसमेंट जिन लोगों की नहीं है हमने टाइमली पूरा करना है। अगरचे इसमें जो एपेक है और आईलैक आईएफ है, इन्होंने इसका टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ के लिए इंक्रीज कर दिया है और अब ये तकरीबन इसको 21 तक वो ले गए हैं, अप्रैल मई तक इसको ले गए हैं, 6 मंथ इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो इसको भी हमने रिमोटली जो है वो मैनेज करना है। देन फिर आपको पता है कि बहुत सारी लेबोरेटरीज जो हैं वो इस वक्त पीपीईज जो हैं उनकी हैं, सैनिटाइजर्स हैं। इसके अलावा इसमें पेंडेमिक जो ये कोविड पेंडेमिक है, इसको कोप करने के लिए जितनी भी ये टेक्निक्स आ रही हैं टेस्टिंग की, उसमें बहुत सारी स्कोप एक्सटेंशंस आ रही हैं, तो वो तमाम अर्जेंट स्कोप एक्सटेंशंस जो कि लेबोरेटरीज अगर अपने स्कोप में इंक्लूड करना चाहती हैं तो वो भी हम रिमोटली कर रहे हैं, ताकि वो इस पेंडेमिक को सपोर्ट करने के लिए एक्रेडिटेड टेस्टिंग के ऊपर जो है वो रिलायबिलिटी जो है वो रेगुलेटर्स की और यूजर्स की और मैन्युफैक्चरर या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो। और देन फिर इसको हम जो जिनकी रिन्यूअल्स हैं, जिनकी रीअसेसमेंट्स हैं, जिनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गए हैं, उनके सर्टिफिकेट्स न्यू देने के लिए हम ये असेसमेंट्स जो हैं वो प्लान कर रहे हैं। तो ये हम रिमोट असेसमेंट जो है ये इसलिए हो सकती है प्लान। इसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी वर्किंग हो रही है। ये बीइंग एन असेसर, आप इस वेबसाइट को नोट करें, और ये IEF FAQ ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर दुनिया में जितने भी ब्रेन्स इसके ऊपर एक्रेडिटेशन कंफर्मिटी असेसमेंट के कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसके ये आंसर्स इस वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। तो आप इसमें ये साइट पे आप देखेंगे सब्जेक्ट्स वाइज उन्होंने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी जब मैंने ये पिक्चर ली थी तो उस वक्त जो असेसमेंट ऑडिट थे उसके 11 क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी के हैं, जर्नल 3 हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी या उनके जो हैं उनके 2 क्वेश्चन इस वक्त हैं, पीयर इवैल्यूएशंस के बारे में क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। तो ये भी बहुत नॉलेजेबल है। बीइंग एन असेसर आप इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। ये इसमें डेली अपडेट हो रही हैं जो क्वेश्चन आंसर, इंटरनेशनल जो ब्रेन्स हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ जो क्वेश्चंस आते हैं। आपका भी अगर कोई इस हवाले से क्वेश्चन हो और वो एक्रेडिटेशन बॉडी अनआंसरेबल हो तो हम इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए यहीं से आपको उसका आंसर जो है वो लेके दे सकते हैं, अगर आपको कोई टेक्निक्स में या उसमें कोई भी किस्म की विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वेबसाइट जो है ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट है और इसको आप जरूर स्टडी कीजिएगा बीइंग एन असेसर। इसके अलावा IEF ने अपने कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो MD4 है और ID12 जो है ये है। ID12 के अंदर इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट असेसमेंट जो है वो डिफाइन किए हैं। ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी लेबोरेटरीज के लिए भी ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है गाइडलाइंस, और एक्रेडिटेशन बॉडी जो है उनके लिए भी ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग एन असेसर आप इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। ये बहुत बड़ी गाइडलाइंस नहीं है, छोटी छोटी गाइडलाइंस हैं। तो आजकल तो आपको पता है ऑन एंड ऑफ हम जा रहे हैं, तो ये इस किस्म की स्टडीज जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये आप जरूर स्टडी कीजिएगा, जिसके अंदर IEF ID3 है, IEF ID12 है और IEF MD4 जो है ये गाइडलाइंस हैं, ये जरूर स्टडी कीजिएगा। बाकी यह है कि जो पिनैक ने अपना प्रोसीजर बनाया है उसमें भी इन गाइडलाइंस को हमने एड्रेस किया है, इन्हीं की रिक्वायरमेंट्स को हमने उठाया है वहां से।
ये वो 2 गाइडलाइंस हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईएएफ की वेबसाइट से मिल जाएंगी। आप जस्ट आईएएफ MD4 लिख के गूगल भाई से पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे। रिमोट असेसमेंट जो है ये आइडियली हमने इस तरीके से कंडक्ट करनी है बीइंग एन असेसर कि वो ट्रेडिशनल जो हमारी ऑन साइट असेसमेंट्स है वही हमें रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करें। अगर चाहे पॉसिबल नहीं है, जो चीज ऑन साइट में हम कॉन्फिडेंस के साथ असेस कर सकते हैं वो रिमोटली तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो रिस्क है वो जरूर रिड्यूस हो जाता है। अगर हम असेसमेंट्स ना करें उससे बेहतर है कि हम असेसमेंट्स जो हैं वो रिमोटली कर लें ताकि उसका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए। लेकिन बीइंग एन असेसर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको सेम लेवल के ऊपर करें, और बीइंग लेबोरेटरी भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी फैसिलिटीज लेके आए जो कि असेसमेंट टीम को फैसिलिटेट कर सकें। तो कैपेबिलिटीज जो है वो दोनों के पास होनी चाहिए, एक्रेडिटेशन बॉडी के पास भी होनी चाहिए और लेबोरेटरीज के पास भी होनी चाहिए। देन फिर ये है कि इसको हम सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन के तौर पे भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जहां पे कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो रिमोटली पॉसिबल नहीं होते, हम उसको ऑन साइट असेसमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं। से फॉर एग्जांपल हम जो एक्सपर्ट हैं अगर वो लोकल हैं तो वो वहां जाके विजिट कर लेता है और जो लीड असेसर है वो रिमोटली उसको देख लेता है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ भी ये चल रहा है, लेकिन हमने कोऑर्डिनेशन के साथ करना है। ये जो रिमोट असेसमेंट है ये पिनैक का इसमें डिसाइड करती है कि किस लेबोरेटरी की रिमोट असेसमेंट पॉसिबल है। इसमें उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस उसकी जो बहुत वीक हो तो हम हो सकता है कि इसको नॉ रिकमेंड करें, ताकि ऑन साइट असेसमेंट में ही बेहतर रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, ये प्रीवियस रिजल्ट्स के ऊपर भी बेस्ड करता है, लेकिन इसका जितना भी डिसीजन है ये केस टू केस बेसिस जो है वो पिनैक खुद लेती है और उसमें पिनैक खुद डिसाइड करती है। उसमें जो हमारी टेक्निकल कमेटी है विद द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल, हमारे अतीक साहब की अप्रूवल से ये हम देखते हैं इसको कि इसको पॉसिबल है कि नहीं है। ये तमाम स्कीम्स के लिए प्रोसीजर है, तो उसमें लैब्स भी शामिल हैं। बाज़ लैब में भी ऐसी टेस्टिंग है जिसको हम रिमोटली नहीं परफॉर्म कर सकते। तो उसमें हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो टेक्निकल एक्सेसर जो आप लोग हैं उन्हीं का फीडबैक होता है कि ये ऐसी टेक्निक है जो रिमोटली असेस नहीं हो सकती, तो फिर हम उसको रिमोटली नहीं करते असेस ना। देन फिर इसमें कुछ केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिमोटली हम पॉसिबल नहीं होती, तो उसमें भी हमें जो असेसर्स की इनपुट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें अगर किसी की हम रिमोट असेसमेंट करते हैं तो इट डज नॉट मीन कि ये अब रिमोट असेसमेंट ही हम किया करेंगे। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ये सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए है, ये कोई रूटीन बेसिस पे नहीं है। ठीक है, तो इसको पिनैक डिसाइड करती है कि इसको फर्दर कैसे लेके चलना है। इसमें स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस चाहिए। जो 17011 है वो इसमें स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस मांगता है, और जैसे ये कोविड-19 जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस है कि हम रिमोट असेसमेंट कर सकते हैं, और दुनिया में तमाम एक्रेडिटेशन बॉडी जो है वो इस तरह करती है। इसी तरह और जो स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस हैं उनकी बेस के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि ये असेसमेंट हमने रिमोटली करनी है कि नहीं करनी। देन फिर इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के पास हम ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनके पास इंटरनेट की एक्सेस हो जिसमें बेहतरीन बैंडविड्थ उसकी हो जो इंटरनेट अवेलेबल है। उसके बाद उसमें कैपेबिलिटीज हों कि वो डाटा जो है वो प्रोसेस कर सकें। अभी हमने कुछ असेसमेंट्स की हैं उसमें हमें प्रॉब्लम भी आई है कि उसमें स्कैनर्स जो है वो लोगों के पास नहीं होते। स्कैनर्स करके तो फौरी तौर पे अगर आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वो रिकॉर्ड जो है, फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग चाहिए किसी की सिग्नेचर्स की, तो वो तो फाइल होगी और वो फाइल ऐसे आपके आगे फाइल कर देते हैं, तो फाइल से आप कैसे वो रिव्यू करेंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लैब्स जो हैं वो स्कैन करके वो फौरी तौर पे स्क्रीन शेयर करें, या फिर हमने अभी जो लास्ट मैंने कुछ असेसमेंट्स की हैं उसके अंदर मैंने ये किया है कि मैंने फौरी तौर पे ना उनको कहा जी कि आप इसकी पिक्चर खींचें और इसको ईमेल कर दें और व्हाट्सएप कर दें।
तो वो फिर पिक्चर्स जो हैं वो हम उनके रिकॉर्ड जो हैं वो उसी वक्त वेरीफाई कर लेते हैं। कंप्यूटर और वो सारी चीज़ें, ऑडियो वीडियो सिस्टम्स और प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो असेसर्स के पास भी मौजूद हों और वो लैब के पास भी मौजूद हों, ताकि हम रिमोट असेसमेंट जो है वो कर सकें। ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेसिफिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना कोई फोकल पर्सन हमें बताएंगी कि कौन ये फोकल पर्सन है जो कि ये रिमोट असेसमेंट्स में जो फैसिलिटेट करेगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जो जितना भी ये प्रोसेस है उसमें हमें उनकी सपोर्ट चाहिए। अदरवाइज ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से वो असेसमेंट रिमोटली पॉसिबल नहीं होगी तो फिर हम उसमें कोशिश करेंगे कि वो फिर हम ऑन साइट कंडक्ट करें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि या तो फिर असेसमेंट टीम में या लेबोरेटरी के एंड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने जो इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो फिर हम उसको ऑन साइट ही उसका फिर हम ये डिसीजन लेंगे। अगर इसमें कोई इनकम्प्लीट रहती है या उसमें हम रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते तो लैब्स को फी जो है वो फिर भी पे करनी पड़ेगी। तो ये बेहतर तरीका यही है कि लैब्स जो हैं वो अपना ये पहले से ये जब एग्री करें तो उसको अपनी फैसिलिटीज़ और अपने पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके प्रोसेस हैं, जो उनका डाटा प्रोसेस है, उसको देख के इसको यस करें। हमें प्रिपरेशन के अंदर बीइंग एन असेसर मेरी हाईली सजेस्टेड है आपसे कि इसमें ये कुछ टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं वो पहले मांग ले। जो इसका प्रिपरेशन का बाकी प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जो कि हम रूटीन की ऑन साइड जो हमारी ट्रेडिशनल ऑन साइड असेसमेंट होती है उसमें जो प्लानिंग होती है सेम वही प्लानिंग इसके अंदर शामिल है। सिर्फ इसके अंदर जो हम असेसर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि ये ट्रेनिंग्स के रिकॉर्ड हैं, मॉनिटरिंग के रिकॉर्ड्स हैं, ऑथराइजेशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, पीटी के रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये रिकॉर्ड्स जो हैं ये प्रायर टू दी असेसमेंट हम कोशिश करेंगे कि हम ये असेसर्स को पहले प्रोवाइड कर दें ताकि वो जब असेसमेंट करें तो सिर्फ उनके पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो और उनमें क्लैरिटी आ जाए लैब की तरफ से। इसी तरह और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि प्रायर टू असेसमेंट किए जा सकते हैं। तो बीइंग एन असेसर जैसे ही आपके पास कोई असेसमेंट के लिए कॉल आती है और आप उसको यस करते हैं तो ये कम से कम एक वीक तो पहले होता ही है इस तरह ना। तो एक वीक के अंदर आप जो भी लैब आपने असेस करनी है उसका ये जो भी आपका प्रोग्राम मैनेजर आपके साथ राब्ता कर रहा है आप उससे ये डॉक्यूमेंटेशन मंगवा सकते हैं कि जी मुझे ये चीजें उन लैब्स की प्रोवाइड कर दें। तो आइडियली ज्यादा अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बीइंग एन असेसर अगर हम ये टेक्निकल रिकॉर्ड्स पहले से रिव्यू करके और अपने नोट्स और पॉइंट्स पहले बना लें। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि अपने नोट्स और पॉइंट्स जो है वो असेसर्स पहले बना लें ताकि जब असेसमेंट हो तो सिर्फ ये क्लैरिटी और डिस्कशंस हो लैब्स के साथ और आप एक अच्छा जो इंटेंडेड रिजल्ट्स है वो असेसमेंट का प्रोड्यूस कर सकें। इसी तरह ये मैनेजमेंट के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी कॉल किए जा सकते हैं। वैसे ये नॉर्मली ये लीड असेसर जो है ये उनका पार्ट है तो उसके अंदर ये लीड असेसर इसको देख सकते हैं और वो पहले ही मंगवा सकते हैं। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट रिव्यू रिस्क बेस्ड जो है वो पहले से ही स्टडी कर लिया जाए, उसमें फिर जो पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वही उनके साथ डिस्कशंस होती हैं। सेम जिस तरह हम ओपनिंग मीटिंग करते हैं उसी तरह की ये ओपनिंग मीटिंग जो है वो हम इसमें रखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेम जो है वो असेसमेंट एक्टिविटीज हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उन्होंने रिमोटली वीडियो सर्वेलेंस के जरिए जो लेबोरेटरी है उसकी असेसमेंट करनी है और जो टीम लीडर है उन्होंने मैनेजमेंट क्लासेस की करनी है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों लोग जो है वो अलग अलग अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर होंगे और दो कम से कम लैब के पास बंदे होने चाहिए जो कि ये असेसमेंट जो है वो करवा सकें। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम इतना एनफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस गैदर कर लें, इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गैदर कर लें कि जो पिनैक में रिव्यूअर्स और डिसीजंस मेकर बैठे हुए हैं वो आपकी उस वीडियो से, उस रिपोर्ट से और जो आपने कोई स्क्रीनशॉट्स ली हुई हैं या आपने कोई उनसे रिकॉर्ड लिया हुआ है तो वो बेहतर डिसीजन ले सके।
तो ये जितनी भी चीजें हैं, आपकी जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, वो आपने ऑन द स्पॉट जो है वो बिल्कुल जिस तरह हम ऑन साइट डिस्कशन करते हैं वो आपने डिस्कस भी करनी है और अपने टीम लीडर को इसके ऊपर अपडेट रखना है। क्योंकि रिमोट असेसमेंट में ये प्रॉब्लम होगी कि टीम लीडर आपके साथ नहीं होगा, आप अलग बैठे होंगे, टीम लीडर अलग बैठा होगा। तो मोबाइल कॉल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम वैसे ये कर रहे हैं कि जैसे ही कोई असेसमेंट प्लान होती है तो उसमें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं उन 2-3 लोगों का जो कि इस टीम का हिस्सा होते हैं, तो वो फिर इफेक्टिवली अपना ये कर सकते हैं, असेसमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं इसकी ना। देन फिर इसमें क्लोजिंग मीटिंग जो है उससे पहले पहले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टीम है वो अपनी एक मीटिंग करके तो वो जो फाइंडिंग्स हैं, अगर कोई नॉन कंफर्मिटी रेज होती है तो उसकी कैटेगराइजेशन कर लें। और ये जो कैटेगराइजेशन है ये आपको पता है कि लीड असेसर ने करनी है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग मीटिंग से पहले आइडियली आप भी रिमोटली एक टीम लीडर के साथ मीटिंग जरूर करें और उसमें फिर ये जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उनको आप ये क्लोजिंग मीटिंग में जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। देन फिर ये है कि जो फाइंडिंग्स हैं, अगर कोई नॉन कंफर्मिटी है वो टीम लीडर को आपने देनी है, लैब्स को आपने नहीं देनी। बीइंग एन असेसर आपने पहले टीम लीडर को देनी है, टीम लीडर जो है वो लैब को सेंड करेगा। इसी तरह लैब जो है वो टीम लीडर को करेक्टिव एक्शन सेंड करेगी और वो आपको सेंड करेगा। तो टीम लीडर जो है वो बेसिकली मीडिएटर है बीच में टेक्निकल असेसर्स के और लैब के। तो टीम लीडर को कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा जो है वो असेसमेंट्स करनी है। क्लोजिंग मीटिंग भी उसी तरह सेम है, इसमें भी कोई वो फर्क नहीं है। जो हम क्लोजिंग मीटिंग नॉर्मली करते हैं उसी तरह की ही क्लोजिंग मीटिंग होगी और पोस्ट असेसमेंट एक्टिविटीज के बारे में सारी चीजें वैसे ही इसके अंदर भी चलती हैं। तो इसमें भी सेम जो है वो क्लोजिंग मीटिंग है। इसके अलावा जो असेसमेंट रिकॉर्ड्स आप हासिल करेंगे, से फॉर एग्जांपल आपने स्नैपशॉट्स लिए हैं, व्हाट्सएप आपके पास आए हैं, आपने वीडियो रिकॉर्ड की है, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो आपने टाइमली मैनर के ऊपर पिनैक को देनी है। उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि एक गूगल ड्राइव जो है वो उसके अंदर ये चीजें अपलोड करके तो उसका लिंक जो है वो टीम लीडर को भेज दें और टीम लीडर जो है वो फिर इसको लेके आगे चलता है। अभी हमने कुछ असेसमेंट्स की हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि रिपोर्ट जो है वो साथ साथ नहीं हम बना पा रहे, लेकिन आइडियली रिपोर्ट उसी दिन सबमिट होनी चाहिए क्योंकि पिनैक के प्रोसीजर के मुताबिक रिपोर्ट उसी दिन सबमिट होनी चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्ट किसी वजह से सबमिट नहीं हो पा रही तो नॉन कंफर्मिटीज अगर कोई रेज होती हैं तो वो उसी दिन लाजमन सबमिट होनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक लास्ट वीक असेसमेंट की है, उसकी जो एनसीज हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से मुझे अभी तक नहीं मिली। तो अब कल मुझे लैब का भी टेलीफोन आया कि जी हमारा टाइम कब शुरू होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे बचने के लिए आप जो है वो नॉन कंफर्मिटीज बेशक आप हाथ से लिखें, हाथ से लिख के उसको पिक्चर लेके तो उनको सेंड कर दें, बाद में जो है वो आप अपनी रिपोर्ट में डाल दें, उसको एनसी फॉर्म के ऊपर ले आए। लेकिन जो आपके रिजल्ट हैं जो क्लोजिंग मीटिंग में डिस्कस हैं वो आपने लाजमन जो है वो उसी दिन जो है वो देने हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमन होनी चाहिए। ये आईएफ आप MD4 स्टडी करेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये आपने वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो करनी है, क्योंकि कल को जब हमारी पीयर इवैल्यूएशन होगी तो हमने जितनी भी रिमोट असेसमेंट्स की होंगी उसमें हमने यही एविडेंस प्रोड्यूस करने हैं उनको। इसमें जो टेक्निक्स हैं, आप अपना डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं, आप अपना लैपटॉप यूज कर सकते हैं, आप अपना टैबलेट यूज कर सकते हैं, आप मोबाइल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम इक्विपमेंट्स के ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो ये तमाम जो फैसिलिटीज हैं उनको यूज करते हुए हम इसको कर सकते हैं। ज़ूम को यूज कर सकते हैं, टीम जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है उसको यूज किया जा सकता है, वेबएक्स मीटिंग्स भी यूज की जा सकती हैं। अगर आपके पास कोई रजिस्टर्ड है तो आप वो यूज कर सकते हैं। वैसे ज़ूम जो है ये इस वक्त जो है वो सबसे फेमस है और ज़ूम के ऊपर ये बेनिफिट है कि इसमें आप आसानी के साथ जो है वो अगर आपका लॉगिन नहीं भी है तब भी आप इसको कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ज़ूम के ऊपर आप अपना साइन अप जो है वो बना लें, क्योंकि ये फ्री अकाउंट है। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपके लॉगिन के अंदर पड़े रहेंगे। आप इसको बड़ी आसानी से ये गूगल अकाउंट से या फेसबुक से आप इसको बना सकते हैं। देन फिर जब आप साइन इन करें तो अपने ईमेल से साइन इन करें, अपना जो पासवर्ड है उसके जरिए साइन इन करें। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि फिर आपके जो रिकॉर्ड हैं वो सारे आपके पास रहेंगे
तो ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। बाकी ये है कि ये बगैर इंस्टॉलेशन के भी आप इसमें एसेस हो सकते हैं, ये जो आपका ज़ूम है उसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो जितनी भी मीटिंग्स आपने ज्वाइन की होंगी उनके जो लिंक हैं, जो आईडीज हैं, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपना लॉगिन ना बनाया तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस है मेरी से, फॉर एग्जांपल कुछ साउंड्स के प्रॉब्लम आएंगे, कुछ वीडियो के प्रॉब्लम आएंगे, तो ये यहाँ पे जो एरो है ये शायद आपको इस वक्त देख रहे होंगे, इसको आपने क्लिक करना है और इसको क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर सारी इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आ जाएगी कि आपने कौन सा वीडियो चूज करना है। इसके अलावा YouTube के ऊपर काफी वीडियोस पड़ी हैं, आप थोड़ी सी वो वीडियोस जो है वो भी देख सकते हैं और इस तरह हम इसको इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच आप सबका, आपने ये मीटिंग अटेंड की और अभी आप लोगों के काफी क्वेश्चंस जो हैं वो भी मेरे पास आ गए हैं, तो इसमें फर्दर जो है वो आप देखिएगा कि इसको आपने किस तरह वो मैनेज करना है। बहरहाल इसमें यह है कि आप फर्दर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप ये मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अभी जो है वो हम इस तरह करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इसका सेशन हम स्टार्ट करेंगे और उसमें अभी ये हम ब्रेक करेंगे 5 मिनट की और उसके बाद दोबारा हम सब लॉग इन होंगे और फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं आप के उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये जितनी भी टाइम निकाल के तो इस मीटिंग को आपने अटेंड किया है। ठीक है, तो अभी मैं फिर ये 5 मिनट के बाद जो है वो दोबारा लॉगिन होता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम आपके आंसर्स, अगर आपके ज़हन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स के लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। 5 मिनट के बाद हम सब दोबारा मिलते हैं।